अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई। ट्रंप की नई नई धमकियाँ सामने आ रही हैं। आप ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के तमाम पुल उड़ा देंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और पानी और बिजली के ज़राए तमाम तबाह कर देंगे। जबकि ईरानी आगे से जवाब ये दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो आपने जो एटमी स्ट्राइक का प्लान बनाया है उसके लिए भी मेंटली तैयार हैं, और आप अगर हमारे ऊपर एटम भी फेंकेंगे और एटमी स्ट्राइक भी करेंगे तो हम तो सरवाइव कर जाएंगे, हमारे लोग शहीद होंगे, लेकिन उसका जवाब पूरी दुनिया याद रखेगी। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे जंग के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि जंग आगे के आगे फैलती हुई नज़र आ रही है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा बन चुके। सऊदी अरब के बहुत सारे शहरों के अंदर हाई अलर्ट है और सऊदी अरब ने बाकायदा यमन के ऊपर अटैक कर दिया है। इसी तरह बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और कतर के अंदर भी मुसलसल सायरन बच रहे हैं, हाई अलर्ट की पोजीशन है। और लेटेस्ट एक खबर यह है कि ईरान ने 5वां बहरी बेड़ा अमेरिका का उसको उड़ा दिया है। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड हो रही है तेज़ी के साथ। ये दुरुस्त है या नहीं है, इसकी तस्दीक हो जाएगी। और अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका अगर बाज ना आया तो ये जंग अमेरिका तक फैल सकती है। अच्छा, ये इसका नतीजा निकलेगा क्या? आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जंग आगे बढ़ेगी तो इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के ऊपर क्या होंगे। महंगाई बढ़ेगी और मुसलमानों की जो ताकत है, एक जो बन रही थी इस्लामी नेटो का हम ख्वाब देख रहे थे, वो क्या पूरा होगा? और इसराइली जो हमेशा से क्लेम करते हैं ग्रेटर इसराइल का एक प्लान, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। ये एक बड़ा थिंक टैंक चलाते हैं NDF के नाम से। दूसरे हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, PTI से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान फ़ानी एक बड़ा नाम, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर और तमाम मामलात के ऊपर बहुत गहरी नज़र। इरफान फ़ानी साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं जी। इरफान फ़ानी साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं जी, हम भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर। हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये सूरत हाल आगे किस तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। राज साहब, जुल्फ़िकार साहब, 28 फरवरी 2026 को जब पहला हमला किया गया ईरान के ऊपर और खामनेई साहब की जब शहादत हुई थी, तो ये वो लम्हा था जिस वक्त अमेरिका और इजराइल इस जंग के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुके थे। और तब से लेके आज तक बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिवर्स द सिचुएशन। मतलब इस वक्त जब ये MOU साइन हुआ और MOU साइन होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो परसेप्शन बनी वो ये थी कि अमेरिका ये जंग हार चुका है और ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली ये जंग जीत चुका है। अगरचे मिलिटरीली या टेक्टिकली अमेरिका को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इसमें मिली हैं कि उन्होंने ईरान की क़यादतों को डिकैपिटेट कर दिया है या दीगर जो उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है। तो इस वक्त एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, एस्केलेशन ट्रैप की। तो ये इस वक्त तीसरे स्टेज पे एस्केलेशन ट्रैप जो है वो जा रहा है। पहली स्टेज के अंदर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर और कोशिश ये थी कि जब हम इनकी लीडरशिप्स को डिकैपिटेट कर देंगे तो रिजल्टेंटली ईरान जो है वो, जैसे वेनेजुएला के अंदर हम अपनी मर्जी का एक बंदा लेके आ गए तो उसी तरह का एक हम यहाँ पे रजीम तब्दील कर देंगे, लेकिन ये ना हो सका। तो ईरान ने उसके जवाब के अंदर स्टेट ऑफ हरमुज, जो कि इससे पहले हदफ नहीं था अमेरिका का खुलवाना, वो स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर काबिज हो जाता है। और दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि वही अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ हरमुज को खुलवाने के लिए उसने फिर नेवल ब्लॉकर भी लगाया, अपनी एयर स्ट्राइक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, अपनी नेवल पावर का भी इस्तेमाल कर लिया, और जो आखिरी ऑप्शन उसके पास बची है
वो है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में भेजे। पूरी तारीख के अंदर रॉबर्ट पेप की एक पूरी थीरी है इसके ऊपर, जो वो ये कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी एक ऐसी जंग नहीं है या ऐसा रजीम तब्दील नहीं हुआ जो आपने एयर पावर से या नेवल पावर से तब्दील किया हो। रजीम को तब्दील करने के लिए आपको अपनी ग्राउंड फोर्सेस वहां पे भेजना पड़ेगी। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इस अटेम्प्ट में है कि वो किस तरह से इस शिकस्त को रिवर्स कर सके, ट्राइंग टू रीविन द वॉर, तो इस कोशिश में वो एक बड़ी डेस्परेट किस्म का जो एक्टिविटी है वो करने जा रहे हैं। जो कि खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि वो खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं। जो सदर्न पार्ट है आइलैंड जो है ईरान के पर्शियन गल्फ के अंदर, उसके ऊपर वो अपनी फोर्सेस को भी उतार सकते हैं। तो ये वो लम्हा होगा जिस लम्हे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास तारीख में 3 केस स्टडीज मौजूद हैं, उनमें से कोई एक डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबल बनेगा। पहला हर्बर्ट हूवर, जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की मुआशी बदहाली के हवाले से तारीख में याद रखा जाता है। 1923-24 से लेके ऑनवर्ड उसका ये टर्नओवर था। दूसरा जो है वो वियतनाम के दौरान जो उनके प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन अमेरिका के, या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुस्तकबिल में उस तरह के एक जिल्लत आमेज सदर के तौर पर याद रखे जाएंगे कि जो वियतनाम के अंदर एक अरसे तक जिनको बड़ी मार पड़ी अमेरिका को, और हजारों की तादाद में अमेरिकन सोल्जर के जो बॉडी बैग्स हैं वो ईरान के अंदर आ गए। और तीसरा जो है वो जिमी कार्टर, जो कि 1979 के अंदर जब क्राइसिस हुआ था, हॉस्टेजेस क्राइसिस ईरान के साथ, तो उस वक्त ईरान ने उनको बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। और उसके बाद जो रोनाल्ड रेगन थे जब वो आए तो उन्होंने आके फिर इस क्राइसिस जो था, हॉस्टेजेस क्राइसिस हुआ, इसको खत्म किया था। और रोनाल्ड रेगन के पास बिल्कुल इसी तरह की एक सिचुएशन लेबनान के अंदर 1983 के अंदर थी कि जब लेबनान के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री का अड्डे थे उसके ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से और जो उस वक्त जिहादी मूवमेंट्स थी उनकी तरफ से अटैक्स किए जाते हैं, और तकरीबन 250 के करीब अमेरिकन एंड फ्रेंच मिलिट्री पर्सनल्स वहां पे मारे जाते हैं। अब रोनाल्ड रेगन के पास 2 रास्ते थे, एक तो ये था कि बदला लिया जाता और जंग को प्रोलॉन्ग किया जाता, और दूसरा ये था कि आराम से ये समझ लिया जाता कि जो हमने फैसला किया था वहां पे मिलिट्री भेजने का अब वो गलत था, लिहाजा इस गलती को सुधारने के लिए हम अपनी फौज को वापस बुला लेते हैं। और रोनाल्ड रेगन ने अपनी फौज को वापस बुला लिया, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकन जो पब्लिक थी उन्होंने दोबारा उसको सदर भी बना दिया था, तो अगले टर्म में भी वो सदर बने। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं। मुझे ये लग रहा है कि वो हर्बर्ट हूवर बनेंगे, और दूसरा जो लिंडन जॉनसन है उसकी तरह पे तारीख में याद रखे जाएंगे कि जिन्होंने अपनी उस्ताद तबा को मुतमिन करने के लिए और इस जंग के अंदर जो लूजर का टैग उनके ऊपर लग चुका है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस पूरे ना सिर्फ खित्ते को जंग में धकेल दिया, बल्कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी के जो आइसबर्ग है, जो टाइटैनिक है, वो आइसबर्ग से टकराने के करीब है। बिल्कुल फानी साहब, बिल्कुल आपने सही सारा डिटेल से इनका चेहरा सामने रखा, लेकिन वो तो जितनी मिसालें आपने दी उनके कोई करैक्टर था, कोई बेस थी, कोई ज़िंदगी का मकसद था। मौसूफ का तो ना कोई करैक्टर है, ना इस शख्स का जो एप्स्टीन फाइल के अंदर जो चेहरा पूरी दुनिया इसकी देख चुकी है, इसका माजी देख चुके हैं, जो इस बंदे का बेसिक एक होता है, नॉर्म्स होता है। और इस जंग का पूरी दुनिया इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये जंग किसी सूरत में आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अंदर पूरी मुखालफत है। नो किंग वार, नो किंग मूवमेंट एक बड़े लेवल पे हमने देखी। करण साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ये सारे प्रेशर्स के बावजूद, जो हम समझ रहे थे कि इसराइल से प्रैक्टिकली अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है, और इसके बारे में फील्ड मार्शल के हवाले से इसराइल का मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि फील्ड मार्शल ने ये किया, उसकी डिप्लोमेसी ने किया, इंडिया चीखे मार रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप साहब दोबारा वो गलती दोहरा रहे हैं। वो एक एग्जिट में चले गए थे, फेस सेविंग में चले गए थे। पाकिस्तान ने एक पीस को एक मौका लेके दिया, एक सालसी का रोल प्ले किया। तो इसका मतलब है कि इसराइली डोमिनेशन या उनकी जो साजिशी ग्रुप है वो दोबारा से कामयाब हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहत भाई, मैं बड़ा क्लियरली देख रहा हूँ कि 28 फरवरी से पहले का टाइम अमेरिका को तारीख में दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, दोबारा नहीं मिलेगा? दोबारा नहीं मिलेगा। वो जो खो बैठे वो गवा बैठे। जो सुपर पावर थी उसका स्टेटस
ज़ख्मी नहीं कराया, दफन करा दिए। एक बरम था खत्म हो गया कि बरम अमेरिका को खत्म कुछ हो नहीं गया, कहा जा सकता, डिक्टेशन वो खत्म हो, अनटचेबल है, उसके जहाज ऐसे हैं, फलां 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 फलां। इवन इसराइल के बारे में कि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, उसका बरम भी खत्म हुआ। बहरी बेड़ों के नाम से उन्होंने हमारा आधा मुल्क गवा दिया। अभी वो बहरी बेड़े जंग में लाते हुए घबरा रहे हैं। खबर आपकी कि 5वां बहरी बेड़ा हिट हुआ है, यकीनी तौर पे हुआ है। खबरें पूरी अभी तक नहीं निकली, कुछ देर और बाद पता चल जाएगा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके नुकसानात बेइंतहा हो रहे हैं। ये सिविल आबादियों पे जा रहे हैं, बच्चियों के स्कूलों पे जा रहे हैं, ये उनकी लीडरशिप पे जा रहे हैं, ये उनके पानी के, उनके ऑयल के, पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स को, इनके पावर पे इन्होंने पिछले एक हफ्ते में फोकस करके स्टेट ऑफ हुर्मस के डिफेंस को अटैक किया। और उसको इतना इन्होंने कोई चीज़ उधर ना रडार की, ना मिसाइल की, ना एमुनिशन की, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। उसके बावजूद उनके फोर्ट्रेस ज़मीन के अंदर से वैसे ही मिसाइल मार रहे हैं। और एक ना किसी जहाज़ को गुजरने की जुर्रत हुई है। 8 दिन की बमबारी, जिसमें नेटो भी शामिल हो गया है, इसराइल भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, और पूरा ज़ोर लगा लिया। पूरा ज़ोर लगाने के बाद कल रात को उन्होंने फिर राब्ते शुरू कर दिए, हमारी तरफ भी, दीगर मुल्कों की तरफ भी, बचाओ बचाओ बचाओ। ईरान ने तो कोई मर्सी पिटीशन नहीं की। ईरान तो उधर ही खड़ा है। सारे नुकसानात कराने के बावजूद मस्जिद को जो ट्रेन जाती थी उसकी पटरी उड़ाई इन्होंने जब उधर जनाजा हो रहा था। कोई कम नहीं किया। अभी आपका शौक़ है अगर कि आप पानी के ज़खायर और ऑयल के ज़खायर और पावर हाउसेस उड़ा के तो आप जंग जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है ये अगले हफ्ते ये सब ईरान तो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक जो है उनका पानी के ज़राए तो आपको पता है ना वो कहाँ से पानी लेते हैं। वो तो एक एक मिसाइल की मार है और उसके बाद तो कहराम बच जाएगा मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक। मिडिल ईस्ट तो सारे का सारा दफन हो जाएगा। और अगर ईरान फ़िलहाल तो डिफेंसिव पे है, मैं समझता हूँ ये बड़ी सुपीरियर उनकी वार गेमिंग है। फोर्ट्रेस में बैठे हुए हैं, डिफेंस कर रहे हैं, पता है उनको जिस जजीरे के ऊपर ग्राउंड फोर्सेस लैंड हो सकती हैं, कोई शक शुबा नहीं है। टोटल जो ग्राउंड फोर्सेस ने लैंड होना है उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मस के उस जजीरे पे और उसके आसपास होना है। उस जजीरे पे जजीरे के ऊपर उनका ऑयल की एक्सपोर्ट का सिस्टम भी उधर से कंट्रोल होता है। वो बड़ा कीमती है। तो जब आपने उधर लैंड होना है तो फिर तो ये देखने वाली बात होगी कि आप लैंड होते किस दिन है। आया उसके एक हफ्ते में कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, कोई कैदी सारे की चीखें आती हैं, या कि उधर अमेरिका का डेड बॉडी जाती है, या कि अमेरिका का झंडा खड़ा होता है। ये तो अमेरिका ने अटेम्प्ट करके देख ली। देखें हर जंग के कोई मकासद होते हैं, टारगेट्स होते हैं। ना रजीम चेंज हो सकी, ना फौज पैदल दाखिल हो सकी, और ना एटमी प्रोग्राम अभी तक उसका मसला हल हो सका। और बल्कि हालत आरचो सब ये है कि अमेरिका अभी तक टामक तो यह मार रहा है कि जी फलां माउंटेन को हमने हिट कर दिया है और वहाँ पे इनका सारा मवाद, एटमी मवाद पड़ा हुआ है, यूरेनियम पड़ा हुआ है, फलां को हमने कर दिया है, हमने अब ये कर दिया है। यानी हर अटैक के बाद वो तसल्ली करके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं अभी तो आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो इसका मतलब है कि ईरान ने भी तैयारी तो पूरी की हुई है। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। सर इसमें ये हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं बड़े ही मायानाज हैं और बड़े इदार हैं, उन्होंने बड़ी निशानदेही की है सूरत की। लेकिन मैं एक और तरफ इशारा करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये पाकिस्तान और ईरान अगर इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि यानी जो इसराइल का मंसूबा है कि गल्फ स्टेट्स जो हैं इनको आपस में लड़ा दिया जाए और सऊदी अरब के साथ मामला खराब और ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को भी अपना रास्ता इख्तियार करने का मौका मिलता है, तो जाहिर है उसके पास तो कोई चॉइस नहीं, उसे तो सऊदी अरब को
डिफेंड करना है, वो दिफाई माहदा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आगे मुझे सूरत नजर आ रही है वो ऐसी है कि जिसमें ईरान अपने तौर पर जो भी नुकसानात उसके हैं, या ईरान को फतह हो जाए शिकस्त हो, वो तो एक तरफ रहा, लेकिन ये जो नेक्सस बनता हुआ नजर मुझे आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये बन जाता है तो वो ख्वाब जो है इसराइल का, वो शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। अलबत्ता खतरा सिर्फ ये है कि, और बल्कि खतरा नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये जो हालात, यानी जब पानी को उड़ा, यानी पे हमले करने की बात करते हैं और ऐसे जराए मसाइल पे हमला करने की बात करते हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी जरूरतों से है, इंसानी जिंदगी से है, तो उसमें फिर ये गल्फ रियासतें जो है, यकीनन उन्हें भी नजर आ रहा है कि उनकी क्या हैसियत है, और ईरान जो है जब मरता क्या ना करता, जब वो आएगा और हमले करेगा, तो उसके नतीजे में तो गल्फ का तो कुछ भी नहीं बचता, गल्फ रियासतों का। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें गल्फ रियासतें इंतहाई अहम रोल प्ले करेंगी, और शायद वो उस हद तक अमरीका को ना जाने दे जो अमरीका दावे कर रहा है। हाँ, अलबत्ता अब मामला जो है वो परसेप्शन का है, क्योंकि परसेप्शन जो बन चुका है वो अमेरिका का शिकस्त खुर्दगी का बन चुका है, और अमेरिका को और इसराइल को, दोनों को, खासतौर पर नेतन्याहू जो है उसके पीछे भी पड़ी हुई अवाम और उसके पीछे भी केसेस पड़े हुए हैं, और जो ही वो जंग से एक तरफ हटता है तो वो उसका खात्मा हो जाता है सियासी तौर पर। और इधर ट्रंप की सूरत हाल भी ये है कि ये भी बिल्कुल इसके लिए तैयार है, सारी इम्पीचमेंट के मामला जो है। तो इसके लिए भी ये है कि जिस तरह की अवाम उन्नास की राय है, जितना ज्यादा इसराइल के खिलाफ नफरत और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत वहां अमेरिका में पहली दफा देखने में आई है, उससे बचने के लिए ये भी उस वक्त तक जंग में रहना चाहता है जब तक कि इसे कोई ऐसी सूरत नजर यानी पैदा ना कर सके कि जिसमें परसेप्शन जो है वो इसका फाते का हो जाए। अब इस फतह के परसेप्शन को हासिल करने के लिए यकीनन तीसरी आलमगीर जंग जो है उसके इम्कानात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी खुशफहमी हो सकती है, हम ये समझे कि अल्टीमेटली ये जो गल्फ रियासतें हैं वो इस मामले में कामयाब हो जाए और उन्हें शायद अमेरिका को इंतहाई कदम उठाने से हटा दे, पास कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और दूसरी सूरत पैदा होती है तो आप देखिए कि दुनिया ऑलरेडी जिस मुआशी बदहाली का शिकार हो रही है वो तो और ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखे तेल की कीमत फौरी तौर पर बढ़ जाती है और अशिया जरूरिया की कीमतें पाकिस्तान में तो दुनिया में किसी जगह भी कोई बहरान बिल्कुल ठीक है। तो उसके आर एफ साहब ये जितनी मिडल ईस्ट की रियासतें हैं, अगर अमेरिका के ऊपर इतनी इनकी इन्फ्लुएंस और असर होता तो कम से कम जो अड्डे इनके इस्तेमाल वो कर रहा है वो अड्डे ही ख़त्म कर देते। इनका कितना कुछ पे असर है या कितना ये स्टैंड ले सकते हैं, यही तो एक बदकिस्मती है। अपना शायद मसूद साहब, बैरिस्टर साहब, आप बताइएगा कि जो इस्लामी नेटो का ख्वाब था, जिस ख्वाब की तबीर हमें बड़ी करीब नज़र आ रही थी, टर्किया, पाकिस्तान, कतर, ईरान, ये सबको मिल के एक सिक्योरिटी सिस्टम की हम उम्मीद लगा के बैठे थे, और दूसरी तरफ जाहिर है इसराइल का एक ख्वाब था। तो आपको लगता है कि वो सारा जो कंसेप्ट था वो सारा चिकनाचूर होता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश ये है, जो एक इस्लामिक कोलिशन या एक इस्लामिक अलायंस की बात तो 1970 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब यहाँ पे हुआ, इसी यहाँ पे हम लोगों ने कन्वीन की, उस वक्त से ख्वाब है मुस्लिम उम्मा के हवाले से। लेकिन आप देखते हैं कि उसके अंदर कभी को खातिर खा जो है वो कोई हमने माइलस्टोन को अचीव नहीं किया, बल्कि ख्वाब देखने वाले दुनिया से चले गए। बिल्कुल आप सही कह रहे। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुसलमान ममालिक के अपने अंदरूनी मसाइल अपने मुल्कों के अंदर और फिर एक दूसरे के साथ इतने इंतहा को पहुंचे कि हम एक दूसरे के साथ ही तकरीबन लड़ाइयों के अंदर लड़ते रहे। और जिसकी एक ताज़ा मिसाल अभी शायद आप देख लें कि इस ईरान और अमेरिका और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस किस्म का किरदार
यूएई का सामने आया, जिन्होंने बल्कि हमें एक थ्रेट किया कि अगर आप $3 बिलियन हमारे वापस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गो अगेंस्ट यू, और वो हमें करने पड़े। तो जब इस तरह के हालात हों तो हर मुल्क अपने अपने दिफा, अपने अपने मामलात, अपनी अपनी प्रायोरिटीज को देखकर चलते हैं। और मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर जब यूनाइटेड नेशन का मॉडल फेल होने जा रहा है, बल्कि रिसेंट पास्ट के अंदर वो एक फेलियर है, जिसकी ना तो अमेरिका सुन रहा है, ना रशिया के अंदर यूक्रेन की वॉर चल रही है, ना वहां पे खातर का डेवलपमेंट है, ना जो इंटरनेशनल कवानीन इस वक्त जो जंग के हालात हैं उनके ऊपर लागू हो रहे हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ईरान इस मामले के अंदर उसके पास लेजिटिमेसी भी है। जब वो अपने नेबर कंट्रीज के ऊपर जो अड्डे उन्होंने गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका को दिए हुए हैं, जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन से दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई और मुल्क इस्तेमाल करेगा तो उसके पास लीगल राइट है कि वहां पे रिटेलिएट करे। तो जब वो करता है तो वहां पे फिर इस्लामी ममालिक के हवाले से बात आती है, जो जब इन ममालिक ने सबको दिए थे ये अड्डे, उस वक्त भी ये चीज अमेरिकन इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर थी कि अमेरिका यहाँ पे को अपने कोई ममालिक के सेफ गार्ड के लिए नहीं आया, बल्कि वो एक ऐसी चीज को बिल्डअप कर रहा है सिंस 1979, जब यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर। तो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो कुछ उसने अड्डे बनाए वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए बनाए। और ये सारी चीजें मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि जो एक बदमस्त आती है इसराइल, उसकी हमेशा बैक के ऊपर अमेरिका खड़ा है। और आज देखें इसराइल एक साइड पे हुआ लगता नजर आता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो अब ईरान और अमेरिका का है। अमेरिकन अटैक्स कर रहे हैं ये थ्रू प्रॉक्सीज, ये गल्फ स्टेट्स के अंदर जो उनके अड्डे हैं, और इसराइल एक साइड पे बैठा हुआ है। लेबनान के अंदर जिस किस्म का कैटास्ट्रॉफ जो है वो डेवलप हुआ, वहां से 8 लाख मुसलमान हिजरत करके चले गए। आज पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो तो सरापा एहतजाज है, लेकिन अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहे। अगर मैं अपने अंदरूनी पाकिस्तान की बात करूं, ये हाई टाइम है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, दिस इज द हाई टाइम कि जब ईरान के अंदर जो है वो एक हमारा नेबर मुल्क है, वहां पे इशू है, गल्फ स्टेट्स के अंदर इशू आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज आजाद कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं, आज जो बलूचिस्तान के अंदर है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो मेरा ये ख्याल है अंडर द सर्कमस्टेंस, बरशर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आज इजलास बुलाया जाए। आज बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हाउस इन ऑर्डर हो, हमारी डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिकली वो सारे मामला सेटल हो, ताकि हम इंटरनेशनली जो मामलात हैं उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकें। फ़ानी साहब, ये जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस पे सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट है। सऊदी अरब ने बाकायदा यमन के ऊपर अटैक भी कर दिया, और पाकिस्तान ज़ाहिर है एक मुआहदे के अंदर शामिल है। टर्की भी बड़े आराम से सारा तमाशा देख रहा है। कतर भी ज़ाहिर है थोड़ा अफेंड हुआ है ईरान से, और हम भी थोड़े साइड पे हो गए। सऊदी अरब भी न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद क्या टर्की ये नहीं समझ रहा कि उसकी भी बारी आ सकती है? इसराइल कई दफ़ा कह चुका है, पाकिस्तान का नाम ले चुका है। तो ईरान एक तरह से पाकिस्तान के सामने खड़ी एक ऐसी दीवार है, अगर वो आगे से हटती है तो इसकी हिट डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेगी? देखें राज साहब, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की हम सब को एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि इस वक्त इस खित्ते का वेस्ट एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो इन द फेवर ऑफ ईरान वो तब्दील हो चुका है। अच्छा, अब ये जंग 2 साल प्रोलॉन्ग करे, 6 माह प्रोलॉन्ग करे, या जहां तक भी जाती है, जो फंडामेंटल्स ऑफ सिचुएशन है ना, वो नॉट बी चेंज एट ऑल। ईरान की अपनी धाक एक बैठ चुकी है, और अल्टीमेटली अब जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे अब 2 तरह के कैंप नजर आते हैं। एक डेटरेंस कैंप है और एक जो है वो डिप्लोमेटिक कैंप है। डेटरेंस कैंप के अंदर जो ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि एक यूनिफाइड कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क को और डेटर किया जाए ईरान को मुस्तकबिल के लिए, और सारे मिलकर जीसीसी जो कंट्रीज हैं वो ईरान की ये जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनका जवाब दिया जाए, जिसके अंदर आपको यूएई नज़र आता है, बहरीन है, और दीगर कुछ ममालिक कुवैत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरा कैंप है वो डिप्लोमेटिक जो कैंप है, जो ये कहता है कि इस मसले को डिप्लोमेटिकली हमने
रिजॉल्व करना है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि पीछे 2-3 माह के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है, उधर से है चीन, तो मतलब पाकिस्तान एक हब के तौर पे रोल प्ले करता रहा। और वो चीज़ के ये खित्ता जो है वो अल्टीमेटली उस तरफ ना चला जाए जहां पे ये जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक ईरान के, उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो जाए, जैसे आरिफ चौधरी साहब फरमा रहे थे, और आपको अल्टीमेटली कोई एक साइड लेनी पड़ जाए। अभी तक पाकिस्तान हो या दीगर खित्ते के ममालिक हों, उनको वो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं कर रहे थे कि जिसके अंदर आपने एक साइड लेनी है। अल्टीमेटली आपने एक तवाज़ुन को कायम रखा हुआ था। इट वॉज अ टाइट रोप टू वॉक, लेकिन फिर भी आप कामयाब रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जो सूरत हाल जिस तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर अगर तो आपको किसी एक साइड पे जाना पड़ जाएगा, गल्फ कंट्रीज जो हैं अगर वो भी जो है वो ईरान के खिलाफ बरसे पैकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी किसी एक साइड के ऊपर अपना वजन रखना पड़ जाएगा, तो दैट वुड बी द मोमेंट जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका जो चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर हो वो होना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली फिर इस जंग को, अभी तक इसको रोकने के लिए पाकिस्तान इज द अल्टीमेट पावर एंड एंटिटी जो आपको नजर आती है। ईरान भी इसके ऊपर एतमाद करता है, सऊदी अरेबिया भी, और अमेरिका के भी इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर ये खत्म हो जाता है सिलसिला, तो उसके बाद फिर इसको आके कौन रोकेगा? देखें, मेडिएशन करना बड़ा आसान है इस वक्त सिचुएशन में, लेकिन गारंटर बनना सबसे मुश्किल काम है। गारंटी अगर दे सकता है तो वो या चीन देगा या रूस देगा, या दोनों मिलके दें तो और ज्यादा बात है। लेकिन अमेरिका की गारंटी दे तो कौन दे? यही वो चीज है जो ईरान को भी पैसिव नहीं होने दे रही। ईरान का जो मसला है वो ट्रस्ट का मसला है। ईरान ने JCPOA भी किया था अमेरिका के साथ, सिंगल हैंडली निकल गया। उसके बाद जून के अंदर मुआहदा हो रहा था, अमेरिका ने अटैक कर दिया। फेब के अंदर जंग शुरू हुई, वो भी मुआहदे के दौरान शुरू हो गई। तो अब ईरान ये कहता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो अल्टीमेट उसके पास स्ट्रेटेजिक वेपन या लेवरेज है, अगर वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, तो कल को कौन गारंटी देगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा? तो आज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1-2 दिन से मुख्तलिफ तज्जिया निगार ईरान को भी मुर्द इल्जाम ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा और थीसिस ये है कि ईरान जो कि अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हम दूर बैठकर, बॉर्डर पे बैठकर हम अपना तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन ईरान ने अपने मुस्तकबल की जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए काम करना है कि कल को मैं किसके कहने के ऊपर अमेरिका की बात मानूं कि वो अमेरिका के JD वैंस आकर टीवी पे कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो MOU के अयाम है 60 दिन, इन दिनों को आप ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनको रिफिल करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जंग रिज्यूम हो सकती है। आप सदर्न कॉरिडोर के अंदर कतर और सऊदी अरेबिया को मजबूर करते हैं कि वहां से वो अपने जहाज लेके जाएं, और मजबूरन ईरान जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ओमान के साथ जो मैकेनिज्म बनाने की ईरान ने 2-3 दफा कोशिश की कि 60 दिनों के बाद जो सर्विसेज फीस की बात की है MOU के अंदर आर्टिकल नंबर 5 में, तो ओमान के ऊपर इतना प्रेशर डाला अमेरिका ने कि ओमान हर वक्त भाग रहा था। और वहीं से ईरान को ये समझ आ गई थी कि जो अमेरिका है ये इस MOU के अंदर संजीदा नहीं है, और अल्टीमेटली अमेरिका ने दोबारा जंग की तरफ आना है। तो वो तो क्योंकि दुनिया के अंदर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा था, तो आपको याद होगा। अच्छा फानी साहब, आपको लगता है कि अमेरिका एटमी स्ट्राइक की तरफ जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सिचुएशन वो बन चुकी है जो उस वक्त ट्रूमैन के पास, सदर ट्रूमैन जो अमेरिका के था, जब जापान सरेंडर कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऊपर लिटिल बॉय के नाम से जो एटम बम था 14 KT का और 20 KT का हिरोशिमा नागासाकी पे फेंक दिया गया था। अमेरिका ये कहता है कि मैं इसलिए अभी तक जंग के अंदर हूँ, शायद मैं यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भी ड्रॉ कर लेता, क्योंकि इजराइल जो है अब वो ये काम कर सकता है, क्योंकि अब इजराइल जो है वो अकेला ईरान से लड़ नहीं सकता, और इजराइल एक एटॉमिक पावर है इस खित्ते के अंदर। और अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो लेजिटिमेट करता है इजराइल को हर तरह के उसका जो इलीगल काम है। तो इसलिए अमेरिका जो है वो इसलिए उसकी मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जा रहा है कि हम उसको वैसे ही एटम बम के बगैर ही इस मसले को हल कर लें। लेकिन इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और कमिंग फ्यूचर के अंदर एनीथिंग कैन बी हैपेंड इन कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।